नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री रहेंगे हमेशा, लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। एंड आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और ईपीएफओ की भी तैयारी इसके माध्यम से कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पेपर के साथ। सबसे पहले हम कवर करेंगे 65th बीपीएससी का जनरल स्टडीज मेंस का फर्स्ट पेपर, राइट। इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपको वो बताने का प्रयास करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में आंसर करते वक्त लिखने चाहिए। ये एक मॉडल आंसर की तरह आपकी हेल्प करेगा। इसमें सारे पॉइंट्स हमने कवर नहीं किए हैं, मेन पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल सके। इसके माध्यम से आप जब भी आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना चाहिए। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और बाकी जो आगे पढ़ेंगे क्वेश्चंस उसके हिसाब से मैं आपको बताती रहूँगी। पहला क्वेश्चन है, कॉजेज बताने हैं हमको रिवोल्ट ऑफ 1857 के, ठीक है। और उसके बाद बताना है कि इसका क्या प्रभाव बिहार पर पड़ा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है यहाँ पर, ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं किसी भी क्वेश्चन का, फिर हम उसका बीच का भाग लिखते हैं और एंड में हम क्वेश्चन के आंसर को कंक्लूड करते हैं। ये पैटर्न हमें हमेशा फॉलो करना होता है। तो इंट्रोडक्शन में हम कुछ भी थोड़ा सा 2-3 लाइन्स लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट वाइड स्प्रेड रिवोल्ट था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है, और ये काफ़ी विस्तृत एरिया में फैला था। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ ये पहला व्यापक विद्रोह था और ये बड़े क्षेत्र में फैला था। अब इसके जो कॉजेज़ हैं, अगर आप इनको पॉइंट्स में कर लिखेंगे तो आपको ईजिली याद भी रहेंगे और आप सारे पॉइंट्स को कवर भी कर सकेंगे। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं कारणों में। पहला कारण था डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंडियन सोल्जर्स, यानी कि जो भारतीय सैनिक थे उनके साथ भेदभाव होता था। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि बिहार में विद्रोह जून 1857 में देवघर जिले के रोहिणी गाँव से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। वही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है और वही चीज़ हिंदी में लिखी हुई है। एंड उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है। देखिए, इसमें तो हम पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जैसे आपसे कॉज पूछा जाता है तो उसके लिए एक छोटा सा आइडिया है, ध्यान रखिएगा। जैसे किसी भी चीज़ का कोई सोशल कॉज होगा, रिलीजियस कॉज होगा, पॉलिटिकल कॉज होगा, ठीक है, इकोनॉमिकल कॉज होगा। तो इस तरह से अगर आप किसी भी चीज़ के पॉइंट्स को याद करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। वैसे ही हम इसमें आ जाते हैं फिर से अपने आंसर में। यहाँ पर बात की गई है दूसरे पॉइंट पर रिलीजियस पॉलिसी जो थी ब्रिटिशर्स की, यानी कि रिलीजियस कॉज भी था रिवोल्ट का। और इसमें क्या कहा गया है कि इट एम्फेसाइज्ड ऑन क्रिश्चियनिटी विच लेड टू डिससैटिस्फैक्शन। इसके माध्यम से ईसाइयत पर जोर दिया जाता था और जिसने भारतीयों के मन में असंतोष पैदा किया। फिर हम देखते हैं कि बिहार जो ब्रिटिश पॉलिसी थी ये लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट थी, ये ज़मींदारों के खिलाफ थी ब्रिटिश नीति, और उनकी भूमिका का मुख्य कारण भी बनी क्योंकि जो ज़मींदार थे उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया था। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार ही थे। इनका नाम आपने सुना होगा कि जगदीशपुर को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, तो ये ज़मींदार थे वहाँ के। नेक्स्ट पॉइंट आता है अदर रीजंस भी हैं। उनमें क्या क्या आ जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन फार्मर्स का, यानी कि जो फार्मर्स का शोषण हुआ करता था। और इसके बाद एक जो इमीडिएट कॉज बनकर उभरा था वो था ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, यानी कि जो चर्बी वाले कारतूस थे उनका उपयोग होने लगा था, राइट। देखिए, यहाँ पर मैंने सारे कारणों को नहीं लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट कारण लिखे हैं। इसके अलावा जो पॉलिटिकल कारण थे उसमें हमारी सब्सिडियरी लाइन्स आ जाती है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इन सारी वजहों से भी ये रिवोल्ट हुआ था। इसके अलावा हम देखें तो सोशियो रिलीजियस कारण भी देखे जाते हैं, सामाजिक कारण, जिनमें क्या आता था, ये सुपीरियॉरिटी आती थी क्रिश्चियंस की, जिनको हमने यहाँ पर रिलीजियस में लिखा हुआ है। इसके साथ ही जो उस समय पर हिंदूज और मुस्लिम्स थे उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता था, उनके धर्म को नीचा दिखाया जाता था। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो कन्वर्जन पर एम्फेसाइज कर रही थी, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे ऐसा कॉजेस का क्वेश्चन आता है तो आप पहले इकोनॉमिक कॉजेस हेडिंग डालें
और उसके बाद उसके पॉइंट्स लिखने कि जो किसान थे उनका शोषण हो रहा था और जो आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट्स थे उनका भी शोषण हो रहा था। इस तरह से आपने इकोनॉमिक कॉज लिख दिया। उसके बाद आप लिखिए पॉलिटिकल कॉज, जिसमें आप सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सारे रीजंस लिख सकते हैं। फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस लिख सकते हैं। इसमें ये क्या 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 आएगा कि जो इंडियन एरिस्टोक्रेसी थी उसके पास कोई भी अब पावर नहीं रह गई थी, और जो मिलिट्री सर्विसेज थी उसमें जो सबसे उच्च पोजीशन दी जाती थी भारतीयों को वो सिर्फ सूबेदार की ही थी। ठीक है, तो ये सारे कारण मिलकर इस रिवोल्ट के रूप में सामने आए थे। उसके बाद सोशियो रिलीजियस कारण भी हम कह सकते हैं, तो उसमें हमारा आ जाएगा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो था क्रिश्चियंस का, और इंफीरियर दिखाते थे हिंदूज और मुस्लिम्स को। ठीक है, इसके साथ ही रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट भी लाया गया था 1856 में। ये एक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1856 का। इसमें क्या हुआ था, इसमें बात की गई थी कि अगर कोई पुत्र अपना रिलीजन बदल देता है तो उसको डिबार नहीं किया जाएगा अपने पिता की संपत्ति लेने से। ठीक है, तो इस तरह से वो क्रिश्चियनिटी में परिवर्तन करवा रहे थे और ऐसे कानून ला रहे थे ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन हो सके। ठीक है, और उसके बाद मिलिट्री कॉज में आप ये लिख सकते हैं कि लैंडलॉर्ड्स को एक पॉइंट हो जाएगा हमारा लैंडलॉर्ड्स वाला, और मिलिट्री कॉज में जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो सोल्जर्स थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इस तरह से भी हम पॉइंट्स में कर लिख सकते हैं, वो आपको इजीली लर्न रहेंगे। बाकी लिखने को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हम आते हैं इम्पैक्ट में। देखिए, क्वेश्चन अगर हमसे दोनों चीज़ें पूछ रहा है, कॉजेज और इम्पैक्ट, तो हमें वर्ड लिमिट भी ध्यान रखनी होगी। हमें चाहे जितने भी पॉइंट्स पता हो, हम सारे पॉइंट्स नहीं लिख सकते हैं, तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। इम्पैक्ट देख लेते हैं। इसमें बात की गई है कि प्रभाव क्या क्या हुआ था 1857 के रिवोल्ट का। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था एक्ट ऑफ 1858। 1858 का ये एक्ट आया था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, जो कंपनी के पास अभी तक पावर्स थी वो किसके पास चली गई थी, क्राउन के पास। ठीक है, सत्ता का हस्तांतरण हो गया था, और जिसको अभी तक हम गवर्नर जनरल कह रहे थे इंडिया का, अब वो वाइसरॉय की भूमिका में आ गए थे। उसके बाद आता है जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था, यानी कि जो प्रादेशिक विस्तार की नीति थी वो फाइनली समाप्त हो गई थी। इसके बाद से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने की कोशिश नहीं की, वो करना बंद कर दिया था। और उसके बाद हम देखते हैं मिलिट्री का भी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, यानी कि सैन्य पुनर्गठन हुआ। इन्होंने रियलाइज कर लिया था कि हिंदूज जो हैं, बेसिकली जो इंडियंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एनॉयड हो चुके थे, जिसकी वजह से जो नंबर था मिलिट्री में इंडियंस का और ब्रिटिशर्स का, तो उसके रेशियो को परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, जैसे बंगाल वाले एरिया में एक यूरोपीय सोल्जर के बदले में 2 यूरोपीय सोल्जर्स थे, और मद्रास और बॉम्बे वाले क्षेत्र में 1:3 का रेशियो था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल को भी यहीं से शुरू कर दिया था। फिर हम देखते हैं रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता की इन्होंने बात कही थी, जबकि इन्होंने ऐसा किया नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात की गई थी। उसके बाद हम देखते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 पेव्ड द वे फॉर राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये आगे चलकर जो भी हमारे राष्ट्रवादी नेता हुए उनके लिए काफ़ी बड़ा प्रेरणा स्रोत बना, और इसने इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये सारे हमारे सामने प्रभाव आ जाते हैं। राइट, देखिए इस क्वेश्चन में हमने कंक्लूजन यहाँ पर नहीं लिखा है, तो ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है हमारा, 1857 के विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, इसको हम अपने कंक्लूजन में पॉइंट को बनाकर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि एक कंक्लूजन अगर हम लिखते हैं तो वो हमारा आंसर थोड़ा ज़्यादा इंपैक्टफुल होता है। बिना कंक्लूजन के आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बात की गई है, डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1858 to 1914, यानी कि 1858 से 1914 के बीच बिहार में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार का हमें वर्णन करना है। तो पहला पॉइंट है कि बिहार प्राचीन काल से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इस तरह से हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। उसके बाद कहा गया है यहाँ पर नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज़ भी स्थापित किए गए हैं। उसके बाद देश में पश्चिमी शिक्षा का आगमन कब से हुआ, 1835 के आसपास से शुरू हुआ है। उसी समय ये बिहार में भी शुरू हुआ था। जब देश में शुरू हुआ उसी समय बिहार में भी शुरू हुआ था। जो टिकरी के महाराजा थे मित्रजीत सिंह और दरभंगा के महाराजा रुद्रसेन ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय मदद प्रदान की थी। तो कुछ जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारे आंसर की वैल्यू को एनहांस कर देते हैं। जैसे अगर हम इनका एग्जाम्पल दे देंगे तो ये हमारे आंसर को और अच्छा बना देंगे, क्योंकि बेसिक से पॉइंट्स तो सभी लोग लिखेंगे। राइट, उसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है कि 1861 में 1861 में बात की गई है कि बंगाल के शिक्षा निर्देशक जो थे WWS एटकिंसन, इन्होंने बिहार के शिक्षक के पिछड़ेपन की समीक्षा की थी कि बिहार की जो शिक्षा है वो इतनी पिछड़ी क्यों है।
he reviewed the educational backwardness of Bihar. It was said to be the result of ignorance and orthodox attitude of the people. क्या इन्होंने इसका परिणाम बताया था? इन्होंने कहा था ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनमें अज्ञानता है और रूढ़िवादी रवैया है, ठीक है। और 1866 में बिहार में एक आधुनिक स्कूल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1866 में। और उसके बाद हम देखते हैं कि जज जो थे गिरीश चंद्र घोष, इन्होंने स्टैब्लिश किया था एक गर्ल्स स्कूल पटना में, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि 1874 में पटना में एक सर्वे स्कूल स्थापित किया गया था और यहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई से ये संबंधित था। और इसको बाद में क्या कहा गया? बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसी को बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में बाद में जाना गया। आगे कहा गया है कि शिक्षा और रोजगार की कमी के कारण जो लीडर्स के नाम बताए गए हैं, अनुग्रह नारायण, उसके बाद नंद किशोर लाल, कृष्ण साहे, सच्चिदानंद सिन्हा, ये जो लीडर्स थे इन्होंने बिहार को बंगाल से अलग करने की भी मांग की थी, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि बंगाल में अगर बिहार है तो वहाँ पर उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए बिहार का शिक्षा का जो क्षेत्र है वो उतना विकसित नहीं हो पा रहा है। और 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई थी। देखिए, ये थोड़े पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें लर्न होने चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो हमें ये पॉइंट्स लिखने ज़रूरी हो जाते हैं, राइट। उसके बाद कहा गया है कि शुरुआत में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार धीमा था, जो बिहार प्रांत के अलग होने के बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। तो जो वेस्टर्न एजुकेशन थी स्टार्टिंग में बिहार वाले एरिया में धीमी थी, लेकिन जब बिहार प्रोविंस अलग हो गया था बंगाल से, तो यहाँ पर शिक्षा का प्रसार पहले से बेहतर देखने को मिलता है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमको 1858 से 1914 के बीच का ही डिस्क्रिप्शन देना था, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और हमसे वेस्टर्न एजुकेशन पूछा गया है मेनली बिहार के संदर्भ में, ठीक है, बिहार के संदर्भ में पूछा गया है, लेकिन हमें बताना पूरे देश के संदर्भ में होगा और उसके बाद जो बिहार से रिलेटेड हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता है वो बताने होंगे। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन इस तरह से हम दे सकते हैं। जो यहाँ पर हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया है उसको हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो पश्चिमी शिक्षा का प्रसार था वो धीमा था, लेकिन आगे चलकर धीमे धीमे यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलती है। वैसे ही हम फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर जो प्रभाव की बात की गई है, यहाँ पर हमको बताना है क्या प्रभाव हुआ, बिहार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको पता है रिवोल्ट ऑफ 1857 का प्रभाव सिर्फ बिहार तक तो सीमित नहीं था, पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ा है। तो आप उसको बिहार के प्रभाव ना बताकर एग्जैक्टली इंडिया का प्रभाव भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बिहार का अलग से प्रभाव नहीं बता पाएंगे, राइट। थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल्स देकर इंक्लूड कर सकते हैं बिहार का, बाकी आप इंडिया पर जो इसका इम्पैक्ट पड़ा उसको लिखेंगे। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमको स्वामी सहजानंद और किसान सभा जो मूवमेंट थी इसके ऊपर एक छोटा सा नोट लिखना है। तो पहले तो हम बताएंगे स्वामी सहजानंद के बारे में। तो इन्होंने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है किसान सभा मूवमेंट में, राइट। इन्होंने किसान सभा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1923 में मुंगेर में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने किया था। और बात कही गई है कि स्वामी सहजानंद आंदोलन को गति देने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। स्थापित इनके द्वारा कर दी गई थी मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, लेकिन इन्होंने गति प्रदान की थी। उसके बाद 1929 में किसानों के अधिवास अधिकारों पर जमींदारी हमलों के खिलाफ उनकी शिकायतों को जुटाने के लिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ये 1929 में किया गया था। देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिखा हुआ है। दोनों ही बातों को इंग्लिश और हिंदी में पढ़ना मुझे यहाँ पर सही नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं एक ही लैंग्वेज में पढ़ रही हूँ। आप दूसरी लैंग्वेज देखते चलिएगा। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में दोनों ही लैंग्वेजेस को बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि किसान की जो बिगड़ती हालत थी उस पर 1933 में किसान सभा द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया था। और बात की गई है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये तो हमें इनके बारे में अगर पॉइंट्स नहीं पता होंगे तो हम इनको आंसर में नहीं लिख सकते हैं। इसको आप कुछ बनाकर नहीं लिख सकते हैं अगर आपको पता नहीं है। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको तो हमें अच्छे से प्रिपेयर कर ही लेना चाहिए। हमें सारे ईयर्स के साथ पॉइंट्स पता होने चाहिए कि इन केस कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो हमारा सही हो। आगे कहा गया है कि इसने किसान समस्याओं की ओर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करवाया था, ये जो सभा थी, राइट। उसके बाद इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने 1937 के चुनावों में अपनी चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की समस्याओं को भी शामिल किया था। जब इन्होंने कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करवाया तो इन्होंने उसको शामिल भी किया। लेकिन चुनावों में जीत के बाद कांग्रेस और किसान सभा के नेताओं में मतभेद हमें देखने को मिलता है और जो बढ़ैया ताल के क्षेत्र के किसान थे उनके द्वारा जमींदारी उन्मूलन की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू किया गया था।
फिर द्वितीय विश्व युद्ध आ जाता है और इसके दौरान हम देखते हैं कि किसान आंदोलन का नेतृत्व कम्युनिस्टों के हाथ में चला गया था। तो इस प्रकार स्वामी जो सहजानंद थे, इन्होंने बिहार में किसान सभा का नेतृत्व किया, जो किसान हितों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो ये हमें शॉर्ट नोट लिखना था इससे रिलेटेड, तो वो हमने सारे मेन पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए हैं, राइट। इसके अलावा हमें आपको कोई और पॉइंट मिलता है तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर हम मेन जो पॉइंट्स होने चाहिए उनको कवर कर रहे हैं, पूरा सारे पॉइंट्स को कवर नहीं किया है, आप अपने हिसाब से भी इसमें और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें सोशल और इकोनॉमिक आइडियाज़ राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के एक्सप्लेन करने हैं। तो जो हमारा एक बेटर तरीका होगा आंसर लिखने का वो होगा कि हम पहले राम मनोहर लोहिया जी को लें, उनसे रिलेटेड सारे पॉइंट्स, उनकी जो सोशल इकोनॉमिक आइडियाज़ थे यानी कि सामाजिक आर्थिक विचार, उनको समझाएं, और उसके बाद हम जयप्रकाश नारायण जी के आर्थिक सामाजिक विचारों को समझाएं। तो पहले हम देख लेते हैं इनके क्या विचार थे। सबसे पहले राम मनोहर लोहिया को हम देखेंगे। कहा गया है कि वे समाजवाद की व्यवस्था में विश्वास रखते थे और जिसमें सभी को इन्होंने समान हिस्सेदारी देने की बात कही थी। इनका कहना था कि जो जनता का पैसा है हर नागरिक के लिए होना चाहिए। उन्होंने सादगी से जीवन व्यतीत किया है और अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी उसको कम करने की कोशिश भी की। ये औद्योगिकरण के खिलाफ थे और इन्होंने पश्चिमी जो चीज़ें थी उसको औद्योगिकरण की नकल बताई। इन्होंने कहा औद्योगिकरण जो है वो पश्चिमी नकल है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था जो है इसका विकेंद्रीकरण और प्रौद्योगिकी का नया स्वरूप देने से आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। तो इनके हिसाब से अगर अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया जाता और प्रौद्योगिकी का जो नया स्वरूप है उसको दिया जाता तो आर्थिक विकास में अवश्य मदद मिलती। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा क्या कहा गया था कि हमें स्मॉल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी चाहिए, एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम लेकर आना चाहिए और सिंपल लाइफस्टाइल पर इन्होंने फोकस किया। इसके माध्यम से ये देश के विकास की बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, जयप्रकाश नारायण पर आते हैं। इन्होंने क्या कहा है, ये भी समाजवादी विचारों के ही समर्थक थे, यानी कि ये भी सोशलिस्टिक आइडियाज़ के ही को बिलीव करते थे और इन्होंने भी महात्मा गांधी की तरह सर्वोदय को अंतिम लक्ष्य बताया, ठीक है। सर्वोदय मतलब सबका उदय, राइट। और ये समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास द्वारा एक समग्र क्रांति लाना चाहते थे। इन्होंने कहा कि सर्वोदय समाज की स्थापना ही एकमात्र लक्ष्य है। साथ ही इन्होंने ये भी जोर दिया कि केवल उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से समाजवाद की स्थापना में मदद नहीं मिल सकती है। और इन्होंने कृषि क्षेत्र में समाजवाद की स्थापना के लिए जमींदारी प्रथा के उन्मूलन पर भी जोर दिया, यानी इन्होंने कहा कि जो जमींदारी सिस्टम है उसको अबॉलिश कर दिया जाए अगर हमें कृषि क्षेत्र में समाजवाद की स्थापना करनी है। उसके साथ इन्होंने कहा कि आर्थिक विचारों ने सबसे पिछड़े लोगों के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। तो इनके जो आर्थिक विचार थे उसमें इन्होंने जो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड क्लास है उसके विकास पर ध्यान दिया, राइट। तो ये एक पॉलिटिकल और सोशल फिलोसोफर थे, ठीक है, जिन्होंने किसकी बात की थी, इंडियन सोसाइटी को रीबिल्ड करने की बात की थी इन आधारों पर। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में सिमिलैरिटीज नहीं पूछी गई हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में सिर्फ सोशल इकोनॉमिक आइडियाज पूछे गए हैं राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ी सी उनकी सिमिलैरिटीज भी डिस्कस कर लेते हैं। दोनों लोगों में क्या सिमिलैरिटीज थी यहाँ पर मैंने नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ इनकी सिमिलैरिटीज। देखिए, दोनों ही जो लीडर्स हैं वो सोशलिस्ट लीडर्स हैं, यानी कि समाजवादी लीडर्स हैं, ये आप समझ गए होंगे, हमने आंसर डिस्कस कर लिया है। और दोनों लोगों के द्वारा ही गांधी जी की आइडियोलॉजी जो थी उसको फॉलो किया जाता था। दोनों ही नेताओं ने बात की है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, कि ब्रिटिश जो पॉलिसीज़ हैं उनके अगेंस्ट एक इंडिपेंडेंट इंडिया को कैसे स्टैब्लिश किया जा सके, कैसे डेवलप किया जा सके। लेकिन दोनों के ही बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है। डिफरेंसेस अगर हम देखें तो वो कौन कौन से पॉइंट्स पर देखने को मिलते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद जो कश्मीर का इशू था, पार्टीशन ऑफ कश्मीर था इंडिपेंडेंस के बाद, तो इस इशू पर हमको दोनों ही नेताओं के बीच में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जहां पर जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेहरू जी का सपोर्ट किया गया था, उनके विचारों से सहमति प्रकट की गई थी, वहीं पर राम मनोहर लोहिया के द्वारा इनसे सहमति प्रकट नहीं की गई थी। देखिए, ये सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस नहीं पूछे गए हैं, लेकिन एडिशनल पॉइंट के रूप में मैंने आपको बता दिया है। आप चाहें तो उससे कंक्लूड भी कर सकते हैं, वरना इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे आंसर्स में कंक्लूजन भी लिखें जहाँ पर शॉर्ट नोट की तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देख ले। देखिए, पाल आर्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और पाल आर्ट के बारे में कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
अगर क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो सारे इसके फीचर्स जो हैं वो आपके सामने होने चाहिए, आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। तो ये जो पाल आर्ट थी, पाल आर्ट और आर्किटेक्चर, इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो पाल डायनेस्टी थी जिसके संस्थापक गोपाल थे, फाउंडर गोपाल थे, इन्होंने पाल डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी और इसी समय पर जो आर्ट और आर्किटेक्चर डेवलप हुआ उसको पाल आर्ट एंड आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो पाल काल के दौरान कला और वास्तुकला काफ़ी ज़्यादा विकसित हुई थी। इमारतें मुख्य रूप से इस समय पर ईंट की बनी होती थी और यहाँ पर ओदंडपुरी, नालंदा, विक्रमशिला, महाविहार ये सारे उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मंदिर, स्तूप और विहार नालंदा में बनाए गए थे और धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का नवीनीकरण किया था। इस अवधि के दौरान कांस्य और पत्थर की मूर्तिकला की एक नई शैली का उदय हुआ। धीमन और भिटपाल मूर्तियों के मुख्य प्रवर्तक थे। मूर्तियों में मुख्य रूप से बुद्ध, बोधिसत्व, मैत्रेय, तारा की मूर्तियां भी शामिल थी। हिंदू देवताओं की मूर्तियां भी बनाई जाती थी इसमें। ठीक है, स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डीटीज। उसके बाद बात की गई है पत्थर की मूर्तियां जो थी ये मुख्य रूप से काले बेसाल्ट पत्थर से बनी होती थी। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं अपने आंसर में क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस प्रकार पाल अवधि ने, जो पाल शासन की जो अवधि थी, इसने एक उन्नत कला और वास्तुकला को देखा था जो स्थिर राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का भी प्रतीक है। ठीक है, जिस भी डायनेस्टी के समय पर हम अगर अच्छा आर्ट और आर्किटेक्चर देख रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस समय पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी और जो इकोनॉमी थी वो भी अच्छा कर रही थी। क्योंकि जब हम इन सारी चीज़ों से, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से अगर जूझ रहे होंगे तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर उस समय का डेवलप नहीं हो सकता। इस तरह से कुछ पॉइंट्स को रिलेट कर हम अपने दिमाग में अगर रखें तो हमें हिस्ट्री पढ़ना ईजी हो जाता है। राइट, आगे बात की गई है बौद्ध धर्म से इसकी संबंध की। तो बौद्ध धर्म से ये कैसे संबंधित था ये भी देख लेते हैं। देखिए, जो पाल डायनेस्टी के रूलर्स थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी कि फॉलोअर्स थे बुद्धिस्ट रिलीजन के। तो इनका जो प्रभाव है, बौद्ध प्रभाव, इस पर हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। और इसमें कहा गया है कि उस समय पर नालंदा, विक्रमशिला और ओदनपुरी जो यूनिवर्सिटीज़ थी ये कला और वास्तुकला के प्रसिद्ध केंद्र थे। जो बुद्ध की पत्थर की मूर्तियाँ और अन्य रूप थे जैसे कि मंजूश्री और बोधिसत्व, ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कुछ मूर्तियाँ कांस्य स्तूप के प्रतिरूप भी फतेहपुर आदि से मिले हैं जो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से ये बौद्ध धर्म से भी संबंधित हमें दिखाई पड़ती है। तो कुछ मेजर पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। फिर हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट लिखना है हमको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेशनल मूवमेंट पर। ठीक है, तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, ये आप सबको पता है। तो इस तरह का पॉइंट हम अपने इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे, ये भी लिख सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में एक स्वयं सेवक के रूप में भाग लिया। देखिए, ये पॉइंट हमारा प्रिलिमिनरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और औपचारिक रूप से इन्होंने 1911 में पार्टी में ये शामिल हुए थे। ये गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ इन्होंने खुद को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया था। उसके बाद इन्होंने बिहार में आंदोलन का नेतृत्व किया और पटना में नेशनल कॉलेज की शुरुआत भी इनके द्वारा 1921 में की गई थी। और इन्होंने 1934, 1939, 1947 में बॉम्बे सत्र ऑफ INC की अध्यक्षता की, यानी कि जो बॉम्बे सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी 1934, 1939 और 1947 में, यानी कि 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1911 में ये पार्टी में शामिल हो गए थे फॉर्मली और 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन के साथ पूर्णतः समर्पित हो गए थे स्वतंत्रता आंदोलन में। ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट्स प्रिलिमिनरी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से देखिएगा। आगे देखते हैं हम, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और बांकीपुर जो सेंट्रल जेल थी वहां पर रखा गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि 1946 में अंतरिम जो सरकार थी उसमें इनको खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी इनको चुना गया था, ये भी पता होगा आपको। और 1962 में भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था, तो इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे यहाँ पर, इनको हमने सब डिस्कस कर लिया है। राजेंद्र प्रसाद की भूमिका के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया था और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी जो भूमिका थी उसको हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं गांधी जी व्यूज ऑन कास्ट एंड रिलीजन, यानी कि जाति और धर्म पर गांधी जी के विचार पर भी हमको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो देख लेते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होंगे। देखिए, जब शॉर्ट नोट का कोई क्वेश्चन आता है हमारे सामने तो उसमें आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कंक्लूड जरूर करें।
कंक्लूजन आप जब आंसर राइटिंग करने लगेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हर क्वेश्चन में हमारे सामने कंक्लूजन नहीं होता है। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें हमें कंक्लूजन लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हम उसको ऐसे भी एंड कर सकते हैं। अदरवाइज तो जो पूरा फॉर्मेट होता है उसी को फॉलो करना होता है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। ये तो हमें ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन में करना होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में हम बिना कंक्लूजन के भी छोड़ सकते हैं अगर वहाँ पर ऐसी ज़रूरत है तो। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। तो जो गांधी जी थे ये विश्व मानवता में विश्वास करते थे। ठीक है, वे जातिगत भेदभाव, छुआछूत, सामाजिक जो अन्याय था, महिलाओं की अधीनता, इन सब चीज़ों के खिलाफ थे, ये आपको अच्छे से पता है। और इन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया था। इन्होंने व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने इन दोनों ही व्यवस्थाओं में सुधार की बात की थी। इन्होंने ये नहीं कहा था कि इन व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया जाए, इन्होंने कहा इनमें सुधार लाना चाहिए। फिर हम देखते हैं इन्होंने समानता और मानव अधिकारों की भी वकालत की थी। ठीक है, यानी कि इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स की बात की थी। और इन्होंने दलितों को हरिजन कहा और साथ ही मानव कल्याण को इन्होंने धर्म माना था। और इन्होंने भगवत गीता से विशेष इनको लगाव था, इसे वे धार्मिक ज्ञान से परे मानते थे। इसको इन्होंने ये नहीं कहा कि ये धर्म से रिलेटेड है, ये धर्म के ऊपर इन्होंने भगवत गीता को बताया। उसके बाद इन्होंने धार्मिक मतभेदों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी और इनका दर्शन सर्वोदय पर आधारित था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे गांधी जी के कास्ट और रिलीजन से संबंधित जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। राइट, उसके बाद दलित मूवमेंट जो बिहार में था, बिहार में दलित आंदोलन, इससे संबंधित भी हमको एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए, दलित बेसिकली कौन होते हैं? अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, इनको हम दलित कहते हैं। ठीक है, और बिहार की जो कुल आबादी है उसमें लगभग 16% दलित हैं। इनमें 90% से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, तो मतलब 16% जो बिहार में रहते हैं, इनमें भी जो 90% हैं वो रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। और भारत में दलितों को सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ा है, ये आपको पता है, आपने हिस्ट्री पढ़ी है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार में दलित आंदोलन में बहुत सारे दलित नेताओं ने भाग लिया और इन नेताओं में कौन महत्वपूर्ण है? जगजीवन राम, जो कि पहले दलित सांसद भी बने हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने दलितों के सवालों पर ध्यान केंद्रित किया था। जो लोक जनशक्ति पार्टी थी, इसने सबसे पहले दलित के जो भी प्रॉब्लम्स थे उन पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन ये कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि राजनीतिक दल बिहार और देश के अन्य राज्यों में अपने लाभ के लिए जाति का उपयोग करते रहे हैं। ये हम आज भी देख रहे हैं, ये आज भी सेम ही चीज़ें चल रही हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन पर वापस आते हैं। उसके बाद कहा गया है दलितों की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से। तो धीमी गति से आज हम काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखते हैं दलितों की स्थिति में, लेकिन पूर्णतः सारे सुधार नहीं देखने को मिलते हैं। बिहार के पंचायती राज में विशेष दलित आरक्षण दलितों के कल्याण और उन्नति के लिए था, लेकिन इससे कुछ ही लोगों का फायदा हुआ है। आपको पता है रिजर्वेशंस भी जो आज दिए जा रहे हैं, उनका जो मेन जिनको ज़रूरत है उनको लाभ नहीं हो पा रहा है। तो उसके बाद कहा गया है यद्यपि बिहार में एक बड़े और दीर्घकालिक दलित आंदोलन की अनुपस्थिति रही है, फिर भी इसने दलित अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक किया है। तो एक कोई बड़ा ऐसा आंदोलन नहीं चला दीर्घकालिक, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे हमें इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आप कंक्लूड कर रहे हैं तो उसका कंक्लूजन एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें करना है। हमें कोई भी चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आपसे कोई भी आलोचनात्मक क्वेश्चन भी पूछा गया है तो एक हमें वे फॉरवर्ड देकर कंक्लूड करना होता है। कोई भी आंसर नेगेटिव पॉइंट पर कंक्लूड ना करें, ऐसा प्रयास करें। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको मैंने डिस्कस नहीं किया है। ये हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से, तो जो भी उस समय के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चंस आप देख लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि किस तरह से करंट अफेयर्स को ये लोग उठाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कोविड-19 बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था और अभी भी है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, डिस्कस द पैटर्न ऑफ ग्लोबल स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड ट्रेड। ठीक है, और उसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के वेरिएबल्स पूछे गए थे और पूछा गया था कि नॉर्डिक जो कंट्रीज हैं यहाँ पर ये टॉप रैंकिंग इनकी क्यों रहती है। एक और क्वेश्चन था कि जो बुश फायर इन ऑस्ट्रेलिया हुआ था और अमेजॉन बर्न हुआ था ब्राज़ील में, इसके कॉजेज और इम्पैक्ट्स क्या हैं। तो ये चर्चा के विषय रहे हैं, करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा थे, इसीलिए क्वेश्चन पूछे गए। और इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था, हमें बताना है सोशियो इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस कोविड-19 लॉकडाउन के, तो ये भी आपने पढ़े होंगे। और मिशन शक्ति पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो उनको आप अच्छे से कवर कर लेंगे। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ 65th BPSC GS पेपर 1। हम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं,
जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, और आगे हम बढ़ेंगे तो हम और आपको बताएंगे कि कोई जो क्वेश्चन इररिलेवेंट हो चुका होगा आज के समय के लिए, जो करंट अफेयर्स के होंगे मेनली, तो उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये रीसेंट पेपर था इसलिए मैंने इसके क्वेश्चंस उठा लिए हैं ताकि आप इनको देख सकें और आपको समझ आ सके कि कैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।